विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक अध्यापिका संत फिलोमिना कॉलेज मैसूर से। आज मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ कथा ममता। ममता एक कहानी है जिसके कथाकार है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को कौन नहीं जानता। बचपन से लेकर आज तक आप तो उनके कथाओं को पढ़ते ही आए हैं। तो पहले कथाकार के बारे में हमें जानना है। उनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। छायावादी के महाकवि ये माने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं कामायनी, झरना, आंसू, लहर आदि। कामायनी उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। तो ममता एक कहानी है। कहानी की कथा वस्तु होती है, पात्र परिचय होती है, संवाद होती है, एक समाज में रहे हुए एक विषय होती है जिसका कथाकार हमेशा उसका अंत इस तरह करता है तो हमेशा पाठकों के मन में एक विचार विमर्श करता रहता है। तो पहले हम कथा वस्तु के बारे में जानेंगे। जैसे ही कथा शुरू होती है, पूरी कथा 3 भागों में विभाजित हुई है। पहले भाग में हम देख सकते हैं राहतोष दुर्ग। वहां पर एक प्रकोष्ठ में बैठी हुई जो ममता है वो चूड़ामणि, मंत्री चूड़ामणि राहतोष दुर्ग की मंत्री है। उसकी इकलौती बेटी है जो अभी विधवा है। भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति गति को कौन नहीं जानते। इतने एक मंत्री की बेटी होते हुए भी वो सारी जो फैसिलिटीज है उससे वो बहुत दूर है। वो अपने प्रकोष्ठ में बैठकर खिड़की से वो सोन नदी को देख रही है और वहां पर जो लहर है नदी की, उस लहर में अपने मन की जो दुविधा है दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में आंसू भरी हुई है और उसके आंचल में दुख भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब चूड़ामणि उसका पिता वहां पर आता है तो ममता उसे ठीक से नहीं देख पाती, क्योंकि उसके मन में इतने विचार हो रही है कि इतनी कम उम्र में वो विधवा हो चुकी है। उसके लिए कोई भी उपकरण उसके लिए समाज में नहीं है, तो वो बहुत ही दुखी है। तो उस समय जब चूड़ामणि उसको अपनी बेटी को इस स्थिति में देखता है तो बहुत दुखित होता है। जब वो आता है तो अपनी खुद की बेटी उसे पहचान नहीं पा रही है, उसकी आहट को नहीं महसूस कर पा रही है, तो वो वहां से दुखित होकर वो चला जाता है। ये पहली बार भी नहीं हुआ था। तो दूसरी बार वो कुछ ही क्षण बाद अपने 10 सैनिकों के साथ वहां पर आता है। 10 सैनिकों के हाथ में चांदी के ताल है जिसके ऊपर कपड़े ढके हुए हैं और वहां पर जैसे वो आता है इतने लोगों के आने की आहट को देखकर ममता थोड़ा वहां पर पीछे मुड़कर देख लेती है। इतने लोगों के आने के आवाज को देखकर ममता पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर चूड़ामणि अपने सैनिकों को इशारा करता है कि वो अपने ताल वहां पर रखकर चले जाए। तो सैनिक वैसे ही करते हैं। तो ममता पूछती है अपने पिता चूड़ामणि से कि ये क्या है पिताजी। वो कहते हैं तुम्हारे लिए बेटी। तो कपड़ा जो है उसे हटाकर वो दिखाते हैं कि वहां पर पूरा तरह से स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो ममता पूछती है किस लिए, कहाँ से आया, क्या आपने म्लेच्छ का उत्कृष्ट स्वीकार कर लिया। क्या म्लेच्छ का उत्कृष्ट क्या होता है, ये एक्चुअली रिश्वत होता है। रिश्वत इसलिए दुर्ग, राहतोष दुर्ग जहां पर वो चूड़ामणि काम कर रहा है, वहां पर अंदर आने के लिए क्या है ये सूचना दे देता है कि कहां से कैसे आ सकते हैं। चूड़ामणि ने ये बात कहकर वहां से थोड़ा बहुत रिश्वत ले लिया है। ये बात अभी ममता को पता चलता है वो और इसको निराकार करती है। वो तिरस्कार करते हुए कहती है कि इतना पैसा लेकर हम क्या करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम दीक्षा मांगकर हम 2 वक्त की रोटी हम गुजार सकते हैं। इतना पैसा लेकर हम क्या कर सकते हैं, क्यों आपने ऐसा पाप का काम किया, ऐसा चूड़ामणि को कहती है अपने पिता को। तो चूड़ामणि कहता है ये दुर्ग जो है राहतोष दुर्ग ये पतनोन्मुख है, यानी डूबने वाला है। आज मुगल नहीं तो दूसरे कोई आकर इस पर आक्रमण करेंगे और तब कोई दुर्ग नहीं रहेगा, कोई राजा नहीं रहेगा और मैं मंत्री भी नहीं रहूंगा और उस दिन के लिए मैं ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ममता विचलित हो जाती है, आपने क्यों ऐसा किया। अगर ऐसी परिस्थिति भी आ गई तो हमारा ब्राह्मणों का धर्म बनता है कि हमें इतनी आकांक्षाएं नहीं करनी चाहिए, हमें भिक्षा मांगकर हमें 2 वक्त की गुजारा करना चाहिए। तो चूड़ामणि वहां से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।
उससे जाने से पहले ममता कहती है, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है बापू जी, आप यहाँ से इसे हटा दीजिए, ऐसा कहती है। चूड़ामणि वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद सुबह जो होती है, सुबह उठकर जब ममता देखती है तो अपने टूटी हुई दीवारों पर वो सो गई थी। सुबह उठकर वो जब देखती है तो वहाँ पर अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार सैनिक वहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सैकड़ों नंबर में, बहुत सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं, जो वहाँ पर मुगल वहाँ पर ठहरा हुआ था उसके घर में। तो अभी ममता को लग रहा है कि मैंने क्या अभी संकट में मोड़ लिया है, मैंने किसे अपने घर आश्रय दिया है, क्या अभी मेरे जान के लिए ये संकट बन जाएगी, ये सब वो सोचती है। तो बाद में वो देखती है कि मिर्जा नामक एक सैनिक उस मुगल से बात कर रहा है कि मिर्जा, वो मुगल कह रहा है कि मिर्जा मैं उस औरत को कुछ नहीं दे सका, तुम उसके लिए घर बनवा दो, ऐसा वो कह रहा होता है। तो ममता वहाँ पर भाग जाती है, वहाँ से भाग जाती है, कोई जंगलों में वो भाग जाती है और शाम तक वो नहीं लौटती। शाम को वो जब लौटती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी राजा या फिर मुगल या फिर सैनिक और अश्वारोही लोग वहाँ पर नहीं है। उसके बाद बहुत साल बाद, यानी अभी वो 70 वर्ष की हो चुकी है, 47 वर्ष पहले ये घटना हुई थी। 70 वर्ष की अभी बूढ़ी महिला जो है अपनी खांसी और बूढ़े बीमारी से वो तड़प रही है आज। तो वो बहुत लोगों को वो अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ उपकार कर रही थी, और इसीलिए आज जो उसका अंतिम समय है 3-4 स्त्रियां उसके पास बैठी है और उसके लिए जब वो पानी पूछती है तो सीपी यानी शल से उसे पानी पिला रही है। तो वो बाहर की कुछ आहटें सुनती है। वहाँ पर एक अश्वारोही यानी एक सैनिक आया हुआ है जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आया था, और वो कह रहा है कि अपने आप को बात कर रहा है कि एक दिन बादशाह हुमायूं यानी अकबर के बाप जो हुमायूं है, वो एक दिन यहाँ पर एक झोपड़ी पे आकर रुका था, और मैं इस नक्शे से ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि वो घर कहाँ है और वो औरत आज भी जीवित है कि नहीं। ये बात झोपड़ी के अंदर रही ममता सुन लेती है। वो अपने एक औरत को वो इशारा करती है कि बाहर जो आवाज़ कर रहा है उसे बुलाओ, तो वो उसे लेकर आती है। तो मिर्जा से वो धीरे धीरे खांसते सांस रुकी आवाज़ में वो बातें कर रही है कि मैं नहीं जानती कि वो एक साधारण मुगल था या फिर बादशाह हुमायूं, लेकिन हाँ एक दिन वो यहाँ पर इस कुटिया में उसने एक दिन रुका तो जरूर था, और मैं पूरे आजीवन इसी चिंता में थी कि कोई यहाँ पर घर बना दे तो मैं शत्रु के निवास में रहना चाहिए था मुझे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ब्राह्मण स्त्री होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वो अतिथि का सत्कार करे। लेकिन ये उसके लिए नीति के विरुद्ध है कि कोई भी शत्रु, राजनीति के विरुद्ध है कि शत्रु के क्या है आश्रय में वो रहे। तो ये पूरे जीवन में वो इसी चिंता में थी कि वो कोई भी शत्रु के आश्रय में रहे। तो इस तरह से वो कहती है कि अभी तुम इस झोपड़ी का मकान बनाओ या फिर इमारत, में तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। चिर विश्राम गृह यानी स्वर्गवास। तो इस तरह कहकर वो अपना प्राण त्याग देती है। तो ये जो अश्वारोही आया है वो बहुत ही आश्चर्य से देख रहा है कि एक विधवा स्त्री इस तरह से तड़प कर इतने आयु में मर रही है, फिर भी उसका स्वाभिमान, उसका राष्ट्र प्रेम, उसका धर्म स्थान जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये देखकर वो मन ही मन वो उसे प्रणाम करके जाता है। उसके बाद उस जगह जहाँ पर वो मरी थी, जहाँ पर वो निवास कर रही थी, वो जगह पर अकबर ने एक अष्टकोण मंदिर बनाया, गगनचुंबी मंदिर, जो आसमान को छूने वाला एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। वहाँ पर एक शिलालेख, आप जानते हैं शिलालेख क्या होता है, ब्लैक कलर का स्टोन होता है जिस पर लिखा होता है। तो यहाँ पर शिलालेख में लिखा हुआ है कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ आकर एक दिन रुका था, लेकिन शिलालेख में कभी भी और कहीं भी ममता का जिक्र नहीं है। तो इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। तो ममता कहानी में आप देख सकते हैं कि कथा वस्तु है,
कथा वस्तु का मुख्य पात्र है ममता और सारे कथा के इर्द गिर्द क्या है, ममता के चरित्र चित्रण यानी उसी के पात्र के आसपास में घूमती है। तो बहुत मुख्य पात्र रूप में ममता हमें यहाँ पर देखती है, तो इसलिए शीर्षक भी सार्थक बना है। ममता एक स्वाभिमानी महिला है, एक निडर महिला है, अपने राष्ट्र प्रेम को वो दिखाती है और जो अपना धर्म है, ब्राह्मणत्व जो धर्म है या फिर मानव धर्म है, उसका वो पूरी तरह से वो निभाती है। और इसी के साथ आप पात्र परिचय के रूप में ममता को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर चूड़ामणि ममता के पिताजी जो ब्राह्मण मंत्री है और हतोष दुर्ग के एक राजा तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संभाषण में उसका चित्रण नहीं हुआ है। और उसके बाद आप मुगल को या देख सकते हैं, जो हुमायूं है मुगल के वेश में आकर वहाँ पर निवास करता है एक दिन। और आप अश्वारोही को आप देख सकते हैं कि लास्ट में वो आता है। और बीच में मिर्जा नामक एक सैनिक का भी यहाँ पर चित्रण हुआ है। बहुत ही उत्कृष्ट रूप से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने ममता कहानी को चित्रण किया है। यहाँ पर कथा वस्तु, देश काला वातावरण यानी जो ऐतिहासिक वातावरण है उसको बखूबी लिखने का प्रयास किया है। पाठक पूरे नाटक यानी कहानी का स्वाद वो ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे भी आपको कोई भी प्रश्न हो तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। आगे भी कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। धन्यवाद।